बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को ढेरों तरक्कियां दे। अम्मी ने मेरे सामने नाश्ता रखा और मेरे सामने ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। मैंने कहा, अम्मी आप भी नाश्ता करें ना। वो बोली, नहीं तुम कर लो, तुम्हारे जाने के बाद नाश्ता करूंगी। मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छा अभी आप मुझे देखेंगी कि मैं कैसे नाश्ता करता हूँ। अम्मी ने कहा, नहीं, अपने बेटे की नजर उतारूंगी। बेटा तुम्हें खबर नहीं है कि मैं तुम्हारी नौकरी से किस कदर खुश हूं। नौकरी भी सरकारी, माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को नजरे बद से बचाए। मैंने कहा, अम्मी आप तो इतनी जज्बाती हो रही हैं जैसे मैं पहला बंदा हूं जिसे सरकारी नौकरी मिली है। काम डाउन अम्मी। वो बोली, हाँ क्यों ना हूं जज्बाती, जितनी मेहनत मैंने की है लग रहा है आज अल्लाह ने मेरी मेहनत मुनाफा के साथ लौटा दी है। अब तो मैं अपने बेटे के लिए चांद जैसी दुल्हन ढूंढूंगी। बस मेरे जिम्मे अब सिर्फ यही काम रह गया है। मैंने कहा, लो जी, यहाँ नौकरी लगी नहीं, वहां शादी की तैयारियां शुरू। मैंने टिश्यू में अपना मुंह साफ किया, ब्रीफ केस उठाया, अम्मी ने मेरा सदका उतारा और पैसे मुझे देते हुए कहने लगी, बेटा ये पैसे अलग रख ले, रास्ते में किसी मांगने वाले को दे देना। मैंने पैसे फ्रंट पॉकेट में रखे, अम्मी से ढेरों दुआएं ली, अपनी बाइक पर बैठा और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में मेरा पहला दिन था। सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दफ्तर था, जहां मेरी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब हुई थी। अम्मी मेरी नौकरी को लेकर बहुत खुश थी। मैं सिर्फ 7 साल का था जब बाबा कार एक्सीडेंट में दुनिया से गुजर गए। अम्मी ने सारी उम्र बेवगी में गुजार दी, मगर दूसरी शादी नहीं की। वो शहर के एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर खर्च कर दी। मेरी अच्छी से अच्छी तालीम के लिए मेरी अजीम माँ ने बहुत मेहनत की। ये उन्हीं की मेहनत का समर था कि आज मुझे एक अच्छे इदारे में अच्छी नौकरी मिली थी। जब से मेरी नौकरी की खबर सुनी है, अम्मी जान तब से मंसूबे बना रही हैं। रोजाना कहती हैं अब नौकरी छोड़ देंगी, घर पर मुकम्मल आराम करेंगी, बहू ले आएंगी और फिर मुकम्मल रिटायर्ड हो जाएंगी। अम्मी को खुश देखकर मैं खुद बहुत खुश था। तालीम मुकम्मल करने के बाद सबसे ज़रूरी रिस्क होता है, उसका इंतज़ाम हो जाए और जितना जल्दी हो जाए उतना इंसान जहनी तौर पर पुरसुकून हो जाता है। ये सब मेरी माँ की मोहब्बत और मेहनत का नतीजा था कि मैं इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में सेट हो गया था। नौकरी फिट तो लाइफ सेट। यही कुछ सोचते हुए मैंने पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी की और गुजरने वाले राहगीर से टकरा गया। वो बोला, अरे भाई, क्या सिर्फ मेरा काम है देखकर चलना, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? मैंने कहा, ओह बहुत माजरत चाहता हूँ, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तो बहुत खुश था और अपनी माँ को याद कर रहा था। वो मुस्कुराया और मेरे कंधे पर थपथपाते हुए बोला, अच्छा मगर दाएं बाएं का भी ख्याल रखो, क्योंकि तुम तो खुश हो मगर तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा खैरियत से लौटने का इंतजार कर रही है। इस खुशी में कहीं खुद का नुकसान ना करा बैठना। मैंने कहा, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो चला गया और मैं अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। शाम के वक्त घर वापस लौट रहा था। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मेरा बॉस भी बहुत अच्छा खुश इखलाक शख्स था। मैंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उन्हें सलाम किया। अम्मी ने मेरी बलाएं लेते हुए कहा, माशाअल्लाह बेटा जल्दी आ गए। मैंने कहा, जी अम्मी आज पहला दिन था इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। अम्मी ने कहा, चलो बेटा तुम मुंह हाथ धोकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, भूख लगी है तो खाना निकालूं? मैंने कहा, नहीं अम्मी, सिर्फ चाय पीऊंगा। मैंने चेंज किया, मुंह हाथ धोया। हमारा छोटा सा लॉन था, मौसम भी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं लॉन में ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद अम्मी भी ट्रे में चाय और बिस्किट ले आईं। हम चाय पीने लगे। अम्मी ने पूछा, बेटा पहला दिन कैसा रहा? मैंने कहा, अम्मी बहुत अच्छा रहा, स्टाफ बहुत अच्छा है। वो बोली, चलो शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस बेटा अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मैं चाहती हूं कि अब तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा, अम्मी सब कुछ हो जाएगा, आप ज्यादा क्यों सोचती हैं? अम्मी बोली, बेटा वो कैसे कीड़े हैं? अम्मी बहुत हैरत से बाएं तरफ कोने में देख रही थी। मैंने उससे मत देखा। अम्मी बोली, बेटा ये तो बहुत सारे कीड़े हैं। तौबा है, मुझे तो खौफ आ रहा है, जरा देखो तो सही। मैंने चाय का कप रखा। मैं और अम्मी उठकर उन कीड़ों की तरफ चल पड़े। जैसे ही हमने उन कीड़ों को करीब से और गौर से देखा, मैं तो 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अम्मी की चीखें निकल गईं। मैंने उन्हें पकड़ा और बोला, क्या हुआ अम्मी, आप क्यों इतना डर रही हैं?
یہ بچے ہیں۔ امی نے کہا سانپ کے بچے؟ کیا کہہ رہا ہے دانیال، مار انہیں۔ میں نے سانپ کے بچوں پر ایک نظر ڈالی اور امی سے بولا اچھا امی آپ اندر چلیں، میں انہیں مارتا ہوں۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی، سانپ کے بچوں کو مارنے کے لیے اصرار کر رہی تھی، لیکن میں انہیں زبردستی اندر لے گیا اور بولا امی آپ تو اندر چلیں نا، آپ تو بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، پھر میں انہیں مارتا ہوں۔ میں انہیں زبردستی اندر لے گیا، انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا، پینے کے لیے پانی دیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ وہ سانپ سے کس قدر ڈرتی ہیں۔ میں باہر آیا، زمین کے نیچے بل بنا ہوا تھا۔ یقیناً ان بچوں کی ماں نے ہی بنایا ہوگا۔ بچے اس بل کے اندر جانے لگے۔ میں نے سنا تھا کہ ناگن بہت سارے بچے پیدا کرتی ہے اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن ناگن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے 2 مرتبہ انہیں مارنے کی کوشش کی، مگر میں انہیں مار نہیں سکا۔ بے زبان جانور کے بچے تھے، انہوں نے کسی کو کیا کہنا تھا؟ سانپ تو ویسے بھی بے وفا جانور ہوتا ہے۔ بہرحال میں کچن میں گیا اور امی سے چھپا کر تھوڑا سا دودھ لے آیا۔ ان کی ماں نہیں تھی، نہ جانے وہ کب سے بھوکے ہوں۔ مجھے ان پر ترس آ گیا تھا، شاید ناگن آئے تو انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ میں نے ایک پلیٹ میں دودھ ڈالا اور بل کے پاس رکھ دیا۔ بڑا سانپ ہوتا تو مار دیتا، بچوں پر مجھے ترس آ رہا تھا، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ بزرگ کہتے ہیں کہ سانپ کو دودھ بھی پلایا جائے تب بھی وہ ڈستا ضرور ہے۔ یہ سوچ کر میں ڈر جاتا۔ دودھ پینے کے بعد سانپ کے سارے بچے بل کے اندر واپس چلے گئے۔ میں اندر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا امی نے کہا ہاں مار دیا سب کو۔ میں نے کہا نہیں امی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بولی ہائے اللہ، اب کیا ہم اس گھر میں سانپوں کے ساتھ رہیں گے؟ وہ ہمیں زندہ کہاں رہنے دیں گے؟ میں نے کہا امی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے، بس آپ باہر نہ نکلیں جب تک اس کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا۔ آپ کھانا نکالیں، مجھے بھوک لگی ہے، مل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر میں ان کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے سانپ کے بچوں کے بارے میں بتایا کہ مجھے تو ان کو مارنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کوئی مشورہ دو۔ اس نے کہا میں ایک جوگی کو جانتا ہوں، تو فکر نہ کر، وہ تو سانپوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہی سے تو وہ روزی کماتے ہیں، تو فکر نہ کر، میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ آ کر انہیں لے جائیں گے۔ میں نے کہا شکریہ یار، بس جلدی پتہ کر کے مجھے کال کر دینا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اتنے میں امی کھانا ٹرے میں لیے کمرے کے اندر آ گئیں۔ میں نے کہا ارے امی میں باہر ہی آ جاتا۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، یہ بتا کہ تو نے کوئی حل نکالا یا نہیں؟ میں نے کہا جی امی، ابھی ایک دوست سے بات کی ہے، اس نے تو مشکل ہی حل کر دی ہے، کہتا ہے وہ ایک جوگی کو جانتا ہے، اس سے رابطہ کر کے بتائے گا، جوگی آ کر انہیں لے جائے گا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ امی کچھ مطمئن نظر آنے لگی اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد میرے دوست کا فون آ گیا، بولا جوگی سے رابطہ ہو گیا ہے، مگر وہ شہر سے باہر ہے، پرسوں شام کو آئے گا اور ناگن کے سارے بچے لے جائے گا۔ میں نے اسے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا اور تمہارا نمبر بھی دے دیا ہے۔ جب امی کو یہ پتا چلا تو وہ ایک بار پھر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا وہ پرسوں تک آئے گا؟ تب تک میں اس گھر میں سانپوں کے ساتھ رہوں گی؟ میں ہنسا اور بولا اچھا امی آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو چند دن کے لیے خالہ کی طرف چھوڑ آتا ہوں۔ امی تھیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھیں۔ یہ مائیں بھی کبھی کبھی بالکل بچوں کی طرح حرکتیں کرتی ہیں۔ امی بھی آج بالکل بچی بنی بیٹھی تھی، یعنی کسی بات پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ آخر کسی نہ کسی طرح میں نے انہیں سمجھایا بجھایا اور کچھ دنوں کے لیے خالہ کی طرف چھوڑایا۔ جاتے جاتے بھی امی ہدایت کر گئیں کہ بیٹا پورے گھر کو جوگی سے چیک کروانا کہ سانپ کا بچہ گھر میں کسی اور جگہ تو نہیں چھپا ہوا۔ ہائے صدقے جاؤں اپنی ماں کی ہدایت پر، دنیا میں ماں سے زیادہ فکر کرنے والی اللہ نے کوئی اور مخلوق بنائی ہی نہیں ہے۔ میں 2 دن سانپ کے بچوں کو دودھ پلاتا رہا، وہ دودھ پیتے اور اپنے بل میں واپس چلے جاتے۔ 2 دن بعد شام کے وقت جوگی اپنے مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ اس نے سانپ کے سارے بچے پکڑ کر اپنی پٹاری میں ڈالے، گھر کی بھی اچھی طرح سے تلاشی لی اور اسے کوئی بچہ نہیں ملا۔ جوگی جانے لگا۔ اس نے کہا بیٹا اچھا کیا تم نے مجھے بلوا لیا، خود ناگن کے بچوں کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ بچے کسی عام سانپ کے نہیں ہیں، یہ بچے کسی بہت زہریلی ناگن کے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ناگن انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، کیونکہ بعض اوقات ناگن بچے پیدا کر کے انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔
لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچوں کے لیے واپس آ جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چند دن آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر ناگن آ جائے یا آپ کو شک بھی ہو تو آپ نے مجھے فوراً فون کر دینا ہے۔ میں نے کہا جی ضرور، ایسی کوئی بات ہوئی تو میں آپ کو فوراً فون کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے فون کر کے امی کو خوشخبری سنائی تو وہ بولی اللہ کا شکر ہے یہ مصیبت ٹلی، مگر بیٹا تمہاری خالہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، میں چند دن ان کے پاس رکوں گی۔ میں نے کہا امی آپ بالکل بے فکری کے ساتھ رہیں، میں باہر ہی سے کھانا کھا لیا کروں گا۔ امی نے مجھے ڈھیر ساری نصیحتیں کی اور فون بند ہو گیا۔ اگلی صبح تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا۔ میں گیٹ کو باہر سے لاک کر رہا تھا کہ میری نظر مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گیٹ لاک کیا، وہ لڑکی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی، وہ مجھے کیوں گھور رہی تھی۔ میں نے اپنی بائک سیدھی کی کہ اسی اثناء میں ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کو کچل دے میں اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گاڑی والا یا تو نشے کی حالت میں تھا یا تکبر کی حالت میں۔ زن کر کے گاڑی کو دوڑاتا نکل گیا۔ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا اندھی ہو گئی ہو یا مرنا چاہتی ہو؟ بغیر کسی ڈر خوف کے سڑک کے بیچوں بیچ چلی آ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ بولو بھی، کیا گونگی ہو؟ اس کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رویے پر بہت حیران تھا۔ آخر میں نے اس کی جان بچائی تھی، بندہ شکریہ ادا ہی کر دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں شام کے وقت گھر لوٹا، گیٹ بند کیا، اندر آیا۔ میں نے بریف کیس صوفے پر رکھا ہی تھا کہ مجھے پائل کی چھن چھن کی آواز آئی۔ میں نے اپنی ٹائی اتاری، اسے صوفے پر رکھا۔ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں باہر کی طرف چل پڑا۔ اچانک مجھے ڈرائنگ روم کا دروازہ پکڑے خوبصورت انگلیاں نظر آئیں۔ میں ٹھٹک کر ان انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ باہر یقیناً لڑکی ہی کھڑی تھی۔ اس نے دروازے کو پکڑ رکھا تھا، مگر وہ کون تھی اور اندر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں نے پوچھا کون ہے وہاں؟ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک بہت خوبصورت دلہن نے اندر قدم رکھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے صبح میں نے گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کون ہو تم؟ وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں اس کی اس حرکت سے ڈر گیا۔ مجھے اس کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کے بھاری پازیب سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ سرخ لہنگا پہنے، زیور میں لدی وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کے گورے خوبصورت پاؤں ننگے تھے، ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا رک جاؤ ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، لیکن وہ میرے قریب پہنچ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹا تم کیا کر رہی ہو؟ مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا ایک پیر میرے پیر پر رکھ دیا۔ میرا سر ڈولنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف گرا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ بتاتی کیوں نہیں؟ میرا سر اس قدر شدید بوجھل ہوا کہ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، مگر میری حالت اس قدر بگڑی کہ میں نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ مجھے ہوش آیا، میں ایک نرم بستر پر سویا ہوا تھا۔ کمرے پر نظر ڈالی، بہت بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ باہر کھلا میدان تھا، ہر طرف نرم نرم گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں فوراً وہاں سے چل پڑا۔ اتنے میں آواز آئی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے وہی حسینہ کھڑی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں بولا کون ہو تم؟ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ میرے قریب آئی اور بولی سچ پوچھو تو میں اسی دن تمہیں دل دے بیٹھی تھی جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، لیکن تم دل کے اتنے اچھے انسان ہو کہ میرا دل نہیں چاہا کہ تمہیں نقصان پہنچاؤں، ورنہ جانتے ہو اگر میں نے صرف اپنی انگلی تمہارے ہونٹوں پر رکھ دی تو تم نیلے ہو کر یہیں گر پڑو گے۔ میں حیرت سے بولا مطلب؟ وہ بولی دلہن کے روپ کا یہی مطلب ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے کہا یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ بولی یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ ہاں تمہیں نہیں لگتا کہ میں حقیقت ہوں؟ میں نے کہا مگر میں تم سے شادی کیوں کروں؟ وہ بولی زندہ رہنے کے لیے۔ زندہ رہنے کے لیے تو انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟
चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें अपना गुलाम बना सकती हूँ, मगर तुमने एक ऐसी नेकी की है जिसकी वजह से मैं तुम पर मेहरबान हूँ। हमारी शादी हो जाएगी, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, फिर तुम अपनी दुनिया में लौट जाना। लेकिन याद रखो, यहाँ से जाने की कोशिश करोगे तो इन्हीं वादियों में भटकते रहोगे, कभी अपने घर नहीं पहुंच सकोगे। और इस वादी में इतने जहरीले नाग रहते हैं, बहुत आराम से किसी का भी लुकमा बन जाओगे। तो बताओ, मुझसे शादी करना अक्लमंदी है या यहाँ से भागना? मैंने कहा, और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो? वो बोली, तो मैं तुम्हें अपना दीवाना बना लूंगी और तुम खुद ब खुद वो सब कुछ करोगे जो मैं चाहूंगी और वापस भी नहीं जा सकोगे। बताओ, क्या तुम एक नागिन के दीवाने बनोगे? ये कहकर वो देखते ही देखते एक बड़ी नागिन की शक्ल इख्तियार कर गई। उसे देखकर मैं इस कदर खौफजदा हुआ कि मैं पीछे हटा तो नीचे गिर पड़ा। वो रेंगती हुई मेरे पास आई, मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। मेरे पास आते ही वो दोबारा लड़की की शक्ल में वापस आ गई। बोली, आंखें खोल लो। मैंने डरते डरते आंखें खोल दी। वो बोली, अब तुम्हें समझ आ गई होगी, मेरी ताकत का अंदाजा भी हो गया होगा। मैं नागिन हूं, 100 साल की हो चुकी हूं, जब जिसका चाहे रूप बदल सकती हूं। तुम अंदर जाओ और हमारी शादी के लिए खुद को तैयार करो। ये कहकर वो चली गई। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, खौफ से मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं उठा, जल्दी से कमरे के अंदर गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत घबराया हुआ था। अम्मी का ख्याल आया, वो फोन कर रही होंगी। मैंने अपनी पैंट की पॉकेट में मोबाइल तलाश किया, मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। अम्मी का सोचकर मेरी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने मुझे कॉल किया होगा, वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। काफी वक्त गुजर गया, मैं तन्हा कमरे में बैठा हुआ था। दरवाजा खुला, वो कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया। वो बोली, मुझे यकीन है तुम तैयार होगे। मैंने पूछा, तुम मेरे साथ शादी का ये ढोंग क्यों रचाना चाहती हो? वो बोली, मेरा नाग मेरे साथ नहीं है, उसे किसी ने कैद कर लिया है, लेकिन अभी ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मेरे दुश्मनों को इल्म हो गया कि मेरा नाग मेरे साथ नहीं है तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने आ जाएंगे, क्योंकि मेरे नाग के बगैर मेरी ताकत आधी हो चुकी है। इसलिए जब तक मेरा नाग वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे इस राज को राज रखना है। मैंने पूछा, तुम्हारे नाग को किसने कैद किया? उसने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई और बोली, जानते हो मेरे नाग को किसने कैद किया है? मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। वो बोली, मेरे नाग को उसी इंसान ने कैद में रखा हुआ है जिसे तुमने मेरे बच्चे दिए हैं। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यानी मेरे घर में नागिन के वो 1 दर्जन बच्चे किसी और के नहीं, इसके थे। ये तो मुझे जोगी ने भी बताया था कि उसके तजुर्बे के मुताबिक वो बच्चे किसी जहरीली नागिन के थे। वो बोली, मेरे बच्चों और नाग को वापस तुम लेकर आओगे। एक बार मेरे बच्चे और मेरा नाग आ जाए, उस जोगी को तो मैं देख लूंगी। ये कहकर वो उठी और बोली, हम कहीं जा रहे हैं, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, और जो खास जोड़ा तुम्हें दिया था वो पहन लो। ये कहकर वो चली गई। मैंने उसका दिया जोड़ा जेबतन किया, फिर बाहर गया। मैंने कहा, अगर किसी ने मुझे नाग बनने के लिए कह दिया तो मैं क्या करूंगा? वो बोली, आज हमारे कबीले में शादी की एक तकरीब है, इस तकरीब में सारे नाग और नागिन इंसान के रूप में आएंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। बस ख्याल रखना कि तुम मेरे साथ ही रहना। मेरा नाम परीशा है और तुम्हारा नाम जवार है, अपना और मेरा नाम याद रखना। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो मुस्कुराई और बोली, अभी तक मुझसे डर लग रहा है? हमारे कबीले में शादी की तकरीब में मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाते हैं। उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़ लिया और हम शादी की तकरीब की तरफ चल पड़े। यहाँ से कुछ ही फासले पर एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के आखिरी हिस्से में शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया था। मैं परेशान नागिन के साथ वहां पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया, हर तरफ लोग ही लोग थे, मतलब वो सब नाग और नागिन थे। परीशा ने बताया कि इनमें से बहुत सारे नाग और नागिनों को बहुत दूर से दावत दी गई है। दरअसल ये शादी नाग राजा के बेटे की थी, इसलिए बहुत एहतमाम के साथ मनाई जा रही थी। नाग राजा पहाड़ की दूसरी तरफ अपने बहुत बड़े कबीले के साथ आबाद था। इतने सारे नाग और नागिन देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग सकता था। अगर किसी को भी इल्म हुआ कि मैं इंसान हूँ, नाग नहीं हूँ, तो मुझे तो कोई भी नाग सिर्फ अपने जहरीले फूंक से ही मार देगा। मैंने परीशा के कान में सरगोशी की,
मैं नाग नहीं हूँ। अगर किसी नाग या नागिन ने अपना जहर मेरी तरफ फेंका तो क्या होगा? वो बोली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी शादी की तकरीब में इस तरह की हरकत को पसंद नहीं किया जाता। इतने में मेरी नज़र किनारों पर लगे दरख्तों के ऊपर पड़ी। ये देखकर मैं दंग रह गया। दरख्तों पर हर तरफ सांप ही सांप लिपटे हुए थे। मैं बुत बना उन्हें देख रहा था कि अचानक परीशा ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बोला, इतने सारे सांप, क्या ये सब नाग नागिन नहीं हैं? वो बोली, नहीं, ये सारे आम सांप हैं। ये हमारी तरह रूप नहीं बदल सकते और ना ही इन्हें इस तकरीब में दावत दी गई है। किसी भी खुशी या गमी के मौका पर हमारा साथ देने के लिए ये खुद बिन बुलाए आ जाते हैं। वो देख रहे हो, मट्टी के बर्तनों में दूध रखा हुआ है। ये दूध खास इन्हीं के लिए मंगवाया गया है। इतने में एक नागिन हमारे पास आई और परीशा से गले मिली। उसने परीशा के कान में कोई बात कही और चली गई। वहां मौजूद सारे नाग और नागिन बारी बारी परीशा और मुझसे मिल रहे थे। शादी की तकरीब में काफी वक्त गुजर गया। काफी देर बाद परीशा ने कहा, वो अपने दाएं तरफ छोटा बच्चा देख रहे हो? मैंने दाएं तरफ नजर घुमाई। एक बच्चा हमारी तरफ ही देख रहा था। परीशा ने सरगोशी की, इस बच्चे के पास जाओ। जैसे इसके पास जाओगे वो खामोशी से चलने लगेगा। तुम उसे कुछ मत कहना, बस खामोशी से उसके पीछे चलते रहना। वो तुम्हें कमरे के पास ले जाएगा। तुम उस कमरे के अंदर चले जाना। वहां तुम्हें सुर्ख बक्से के अंदर एक सुर्ख रंग का हीरा मिलेगा। तुमने खामोशी से वो हीरा लाकर मुझे देना है। बच्चा बाहर खड़ा रहेगा। अगर इस दौरान कोई वहां आया तो वो बच्चा सांप की शक्ल इख्तियार करके रेंगता हुआ कमरे के अंदर आ जाएगा। तो समझ जाना कि कोई उस कमरे की तरफ आ रहा है। उस दौरान तुमने उस कमरे में ही छुप जाना है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम जाकर खुद क्यों नहीं ये काम कर लेती? वो बोली, बेवकूफ, वो नाग राजा का महल है। उस महल में बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत है, और जिनको जाने की इजाजत है उनमें एक मेरा नाग भी है। यानी तुम अब ये काम करोगे। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, हमारे पास वक्त कम है। उसके बाद हमने यहाँ से निकलना है। मैं कतन ये काम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मैं उस बच्चे की तरफ चल पड़ा और उसके करीब पहुंचा तो वो महल की तरफ चल पड़ा। मुझे ये सब कुछ की मानित लग रहा था, जैसे ख्वाब में मैं किसी जादुई दुनिया में आ गया था। वो बच्चा नाग राजा के महल में दाखिल हुआ। मैं बहुत खौफजदा था। मुझे हर तरफ अपनी मौत नजर आ रही थी। वो एक कमरे के पास पहुंचा और रुक गया। उसने आंखों से मुझे कमरे के अंदर जाने का इशारा किया। मैं कमरे के अंदर गया। एक कोने में सुर्ख बक्सा पड़ा हुआ था। मैं तेजी से उसकी तरफ लपका। मुझे सुर्ख हीरा मिल गया। मैंने वो हीरा निकाला और कमरे से बाहर आ गया। बच्चे ने सांप की शक्ल इख्तियार की और रेंगता हुआ बाहर निकल गया। मुझे और डर लगने लगा। परीशा नागिन भी नहीं थी। मैं अकेला पता नहीं ये सब क्यों कर रहा था। तेज तेज कदम उठाते हुए मैं परीशा नागिन के पास पहुंचा। वो मुझे देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। उसने नाग राजा से वापसी की इजाजत ली। हम वापस अपनी जगह पर पहुंच गए। मैंने सुर्ख हीरा उसे दिया। हीरे के लिए बहुत बेचैन थी। हीरा लेते ही वो बहुत खुश हुई और बोली, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे इल्म नहीं था कि तुम इतनी आसानी से यह काम कर लोगे। मैंने पूछा, इस हीरे का तुमने क्या करना है? वो बोली, ये वो हीरा है जिसे हासिल करने के लिए उस जोगी ने मेरे नाग को कैद कर रखा है। इसी हीरे की लालच में वो मेरे नाग और बच्चों को छोड़ेगा, तब मैं उसकी जान ले लूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं खौफ से कांप गया और बोला, जब तुम अपने नाग और बच्चों को आज़ाद करवा लोगी तो तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत है? वो बोली, तुम अपनी फिक्र करो, उसे बचाने की फिक्र मत करो। यह कहकर वो कमरे से चली गई। पीछे 2 दिन परीशा मंसूबे बना रही थी कि किस तरह जोगी को अपने जाल में फंसाया जाए। मैं ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारता क्योंकि मुझे उस नागिन से खौफ आता था। अम्मी के बारे में सोच रहा था। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। एक नाग कमरे के अंदर आया और देखते ही देखते इंसानी शक्ल में तब्दील हो गया। कहने लगा, जबार नाग, बहुत दिन हुए, तुमने महल में हाजिरी नहीं दी है। नाग राजा तुम्हें याद कर रहे हैं। उसी लम्हे परीशा नागिन कमरे में दाखिल हुई और बोली, कैसे हो खादिम, खास यहाँ कैसे आना हुआ? वो बोला, नाग राजा का नाग जबार के लिए पैगाम लेकर आया हूँ। उन्होंने जबार नाग को याद किया है। नागिन ने कहा, ओह अच्छा ठीक है, तुम जाओ, ये आ जाएगा। ये सुनकर वो चला गया। उसके जाने के बाद नागिन ने कहा, देखो तुम्हारी जगह मैं नाग राजा के पास जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी असलियत किसी को मालूम हो।
नाग राजा बहुत होशियार है, उसे एक पल में इल्म हो जाएगा कि तुम नाग ज़बार नहीं हो। अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो और जब तक मैं वापस ना आऊँ दरवाज़ा नहीं खोलना। ये कहकर वो चली गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। मैं रात भर नहीं सो सका था। मुझे बहुत नींद आ रही थी। तकिए पर सर रखते ही मेरी आंख लग गई। परीशा नागिन नाग राजा के सामने खड़ी थी। नाग राजा ने कहा, तुम क्यों आई हो? मैंने तो जबार नाग को बुलाया था। वो बोली, मेरे नाग की तबीयत चंद दिनों से बहुत खराब है। आपके बेटे की शादी में भी वो बमुश्किल ही आए थे। वो उठ नहीं पा रहे। जैसे ही बिस्तर से उठते हैं उन्हें शदीद चक्कर आने लगते हैं। नाग राजा ने कहा, जबार नाग मेरे करीबी साथियों में से है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? परीशा नागिन बोली, मैंने और उसने यही समझा कि ये इतना सीरियस मसला नहीं है, लेकिन मैं उन्हें मुख्तलिफ जड़ी बूटियां दे रही हूँ। उम्मीद है वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि जड़ी बूटियों से आराम नहीं आ रहा। उनकी हालत पहले से कदरे बेहतर है। जैसे ही वो तंदुरुस्त होते हैं वो आपके पास हाजिर हो जाएंगे। नाग राजा ने कहा, ठीक है, तुम अब जा सकती हो। परीशा नाग राजा के कमरे से बाहर निकल आई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद नाग राजा ने अब खादिम खास से कहा, मुझे इसकी बात का यकीन नहीं है। मुझे शक है कि मामला कुछ और है। पता करो कि जबार नाग को क्या हुआ है। खादिम ने अदब से सर झुकाया और नाग की शक्ल में कमरे से बाहर निकल आया। परीशा नागिन अपने असली रूप में रेंगती हुई घर की तरफ वापस आ रही थी कि अचानक वो रेंग कर दरख्त पर चढ़ गई। उसकी नजरें रास्ते पर लगी हुई थी। कोई उसके पीछे था। नाग राजा के खादिम खास को उसने पहचान लिया। उसने खादिम खास पर हमला कर दिया। परीशा नागिन बहुत ताकतवर, बहादुर और जहरीली थी। खादिम खास उसने बेहोश कर दिया और नागिन से इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। फिर वो खादिम खास को हाथ में उठाए अपने घर आ गई। उसने खादिम खास को एक पटारी में बंद कर दिया। मेरे कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला। इतनी जोर की आवाज़ थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। परीशा नागिन बोली, जल्दी मेरे साथ आओ। मैं बिस्तर से उतरा। उसने दरवाजे पर पहुंचकर पलट कर मेरी तरफ देखा और बोली, नाग राजा को शक हो गया है कि तुम जबार नाग नहीं हो, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे शक है कि किसी और को भी इल्म हुआ है। हमारे साथ आओ। मैंने कहा, मगर क्यों? वो गुस्से से बोली, वरना मर जाओगे, इसलिए अब चलते हो या मैं खुद तुम्हें मार डालूं। हम तेजी से वहां से निकल पड़े। यहाँ से कुछ फासले पर पहाड़ियां थीं। हम पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। जो ही हम पहाड़ियों के करीब पहुंचे हमें सरसराहट की आवाज आई और वो आवाज तेज होती चली गई। परीशा नागिन बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, मैं किस इंसान के साथ फंस गई हूं? तुम इंसान कितने कमजोर होते हो। अगर मैं अपने असल रूप में आ जाऊं तो लम्हों में गार के अंदर पहुंच जाऊंगी। चलो अब भागो। हम दोनों ने दौड़ लगा दी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम पहाड़ पर चढ़े तो उसने मुझे गार के अंदर भेज दिया और बोली, इस गार की दूसरी तरफ भी तुम्हारे बाहर निकलने की जगह है। अगर मुसीबत में फंस जाओ तो तुमने वहां से बाहर निकल जाना है, मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाओ अंदर, छुप जाओ। हमारे पीछे कुछ नाग थे और यकीनन ये वही नाग थे जिनके बारे में परीशा नागिन ने बताया था कि अगर उनके दुश्मनों को पता चल गया कि उसका नाग यहाँ नहीं है तो वो उस पर जरूर हमला करेंगे। अब मुझे ये इल्म नहीं था कि वो कितने नाग हैं। मैं छुपा कैसे रह सकता था? अगर उन्होंने परीशा नागिन को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? यहाँ से वापस जाने के लिए मुझे उस नागिन की जरूरत थी। बाहर से आने वाली आवाजों ने बता दिया कि नाग पहुंच चुके थे और परीशा ने उन्हें गार के अंदर आने से रोक रखा था। बाहर लड़ाई चल रही थी। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया। मेरे करीब 2 बड़े पत्थर पड़े थे। मैंने वो उठाए और बाहर निकला। 2 नाग मरे पड़े थे, जबकि परीशा नागिन जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी और एक और नागिन जो कि खुद भी जख्मी थी और परीशा नागिन को डसने ही वाली थी कि मैंने बड़ा पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसके सर पर लगा, मगर अगले ही लम्हे वो उठी। उसने मुझ पर हमला करना चाहा, मगर परीशा नागिन ने उसे अपनी दुम में जकड़ लिया। मैंने दूसरा पत्थर उसके सर पर मारा। इस बार उसका सर जख्मी हो गया। मैंने पत्थर दोबारा उठाया, उसका सर कुचल दिया। वो मर चुकी थी। उसके मरने के बाद परीशा नागिन ने उसे छोड़ दिया। वो बामुश्किल रेंगते हुए गार के अंदर आई और इंसानी शक्ल में बदल गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उसके जिस्म पर बड़े बड़े जख्म थे। मैंने उसके जख्मों को हाथ लगाना चाहा, मगर उसने रोक दिया और बोली, मेरे जख्मों को हाथ मत लगाना, इनमें जहर है। तुम्हारे मरने के लिए जहर का एक कतरा काफी है। फिर उसने मुझे कुछ जड़ी बूटियों का बताया।
जिससे اس کے زخم ٹھیک ہو سکتے تھے۔ میں اس کے کہنے کے مطابق جڑی بوٹیاں جنگل سے ڈھونڈ لایا۔ جنگل سے مجھے مٹی کا ٹوٹا ہوا گھڑا ملا، مگر کچھ تو پانی کا آسرا ہو سکتا تھا۔ میں نے وہیں چشمے سے ٹوٹے ہوئے گھڑے میں تھوڑا سا پانی بھرا اور غار میں واپس آ گیا۔ پریشا ناگن غار کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے جڑی بوٹیاں اس کے سامنے رکھی، ٹوٹا گھڑا نیچے رکھا اور بولا، واہ، پانی بھی لے آئے ہو؟ مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے کہا، پانی پلاؤں؟ وہ بولی، نہیں، پہلے میں اپنے زخم صاف کر لوں۔ اس نے جڑی بوٹیوں کے پتوں سے اپنے زخم صاف کیے، اس کے بعد جڑی بوٹیوں کے پھول اپنے زخموں پر گھاس بھوس سے باندھ لیے۔ کہنے لگی، اب پانی کیسے پیوں؟ کوئی ٹوٹا پھوٹا برتن بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہتھیلی پر پانی لیا اور اسے پلانے لگا۔ جب اسے پانی پلا چکا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، جانتے ہو ہمارے بیچ کیا مجبوری ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، نہ تم ناگ بن سکتے ہو اور نہ میں انسان، یہی مجبوری ہے ہمارے بیچ میں بھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مسکرایا اور بولا، ہم انسان تو محبت میں ہر مجبوری کو پھلانگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، تو کیا اس مجبوری کو پھلانگنے کی ہمت رکھتے ہو؟ میں نے کہا، دعا کرو کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہو جائے کہ میں تمہارے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے پاس چلاؤں، کیونکہ تمہارے اور میرے بیچ میں یہی فرق ہے۔ تم مجھے نیلا کر سکتی ہو، جبکہ میں نہیں۔ یہ سن کر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، اور تم نیلے نہیں ہونا چاہتے؟ جب وہ چپ ہوئی تو بولی، جانتے ہو، جو ناگ مجھے اور تمہیں مارنے کے لیے آئے تھے، ان سے اپنے بچے بچانے کے لیے میں نے انہیں تمہارے گھر میں پیدا کیا تھا۔ پھر بچوں کو چھوڑ کر میں اپنے ناگ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب میں واپس لوٹی تو میں نے دیکھا کہ تم میرے بچوں کو دودھ پلا رہے ہو۔ مجھے اسی وقت تم بہت اچھے لگے تھے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے ناگ کو ڈھونڈنے کے لیے لوٹ گئی۔ اپنے ناگ کو تو میں نے ڈھونڈ نکالا، مگر جب میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے واپس آئی تو تم میرے بچے اس جوگی کے حوالے کر چکے تھے۔ اسی وقت دل چاہا کہ تمہیں ڈس لوں، مگر میں لوٹ گئی۔ اگلے دن میں تمہیں ڈسنے کے لیے آئی تھی، مگر اس دن تم نے میری جان بچا کر مجھ پر ایک بار پھر احسان کیا، تو پھر میں واپس لوٹ گئی۔ لیکن تب میں نے تہیہ کیا کہ تمہیں اپنا ناگ بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میرے بچے اور ناگ کو جوگی سے تم ہی بآسانی مجھے واپس دلا سکتے ہو، اس لیے تمہیں مارنا بے وقوفی ہے۔ میں نے شرارت کی، تمہیں اپنے ناگ سے بہت محبت ہے۔ اگر میں تمہارے ناگ کو مار کر تمہارے پاس آ جاؤں تو کیا تم مجھے اپنے پاس رکھ لو گی؟ وہ ہنسی اور بولی، تمہیں رکھ کر میں کیا کروں گی؟ ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ تم میرے زہر کے قطرے سے مر جاؤ گے۔ میں مسکرایا۔ پچھلے کئی دنوں میں نے پہلی بار اسے بالکل بے خوف ہو کر پیار سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی آنکھیں جھیل کی مانند تھیں۔ شاید وہ ناگن نہ ہوتی تو انسان ہوتی تو میرے دل کی رانی بن سکتی تھی۔ ناگن پریشا کی باتوں سے آتی محبت کی خوشبو نے کم از کم میرے دل سے اس کا خوف کم کر دیا تھا۔ وہ بولی، اب سو جاؤ، آج رات ہم اسی غار میں گزاریں گے، صبح ہم جوگی کی طرف جائیں گے، واپس نہیں جا سکتے۔ اگر میں اپنے ناگ کے بغیر گئی تو تمہیں بھی نہیں بچا سکوں گی۔ اگلے دن ہم ایک بستی کے قریب پہنچ گئے۔ ناگن بولی، یہاں وہ سارے جوگی رہتے ہیں جو سانپوں کا شکار کرتے ہیں۔ تم نے اس جوگی سے ملنا ہے اور اس سے مل کر یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے میرے بچے اور ناگ کو کہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم کس وقت انہیں آزاد کرا سکتے ہیں۔ تم یہ معلومات لے کر آؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بستی کی طرف چل پڑا۔ جوگی کا نام کمال احمد تھا۔ ان لوگوں نے کنڈوں اور لکڑیوں سے چھوٹے چھوٹے کمرے کا گھر بنایا ہوا تھا۔ کئی بچے کھیل رہے تھے، کچھ لوگ چارپائیاں ڈالے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، کچھ نے اپنی اپنی پٹاری بھی کھول رکھی تھی اور سانپ لیے بیٹھے تھے۔ کمال احمد کے گھر کا پتہ کر کے میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ماشاء اللہ دانیال بیٹا، آؤ آؤ کھانا کھاؤ۔ اس کی بیوی نے مجھے سلام کیا اور فوراً بچوں کو لے کر چلی گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا۔ میں نے کہا، آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں، اور ساتھ اس لیے بھی آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جن بچوں کو آپ میرے گھر سے لے کر آئے تھے ان کی ناگن ماں میرے گھر کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ میں نے 2-3 بار دیکھا ہے۔ جوگی نے کہا، اچھا یہ بات ہے، پھر چلتے ہیں تمہارے گھر۔ میں نے کہا، ناگن کے بچوں کا کیا حال ہے؟ جوگی کمال نے کہا، ٹھیک ہے، 2 بچے مر گئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا 2 بچے مر گئے؟ مگر کیسے؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم بیٹا،
मैं सुबह उन्हें खुराक देने के लिए गया तो उन्हें अपने पिंजरे में मरा हुआ पाया। मैंने कहा, क्या मैं देख लूं? उन्हें वो बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करो, रोटी खाओ, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे भी भूख लगी हुई थी। मैंने हाथ धोया, रोटी खाई। खाने के बाद वो मुझे साथ वाले कमरे में ले गया। कमरे में लोहे के कई पिंजरे बने हुए थे जिनमें जहरीले सांपों को बंद किया गया था। कुछ पटारियां भी रखी हुई थी। उनमें आम सांपों को रखा गया था जो ज्यादा जहरीले नहीं थे। एक नाग बहुत खौफनाक और बड़ा था। उसे देखकर मुझे शक हुआ कि ये परीशा नागिन का नाग है। मैंने जोगी से कहा, कमाल भाई, ये नाग तो बहुत खौफनाक लग रहा है। वो बोला, हाँ बिल्कुल, ये नायाब नस्ल है। अपनी जान पर खेलकर मैंने इसे काबू किया है। और ये बच्चे देख रहे हो, ये बच्चे इसी के नस्ल के हैं। बहुत कीमती नाग है। अपनी 100 साल उम्र पूरी कर चुका है। मैंने कहा, अगर ये अपनी 100 साल उम्र पूरी कर चुका है तो क्या ये भेष भी बदल सकता है? क्योंकि मैंने तो यही सुना है। जोगी बोला, मुझे शक है, मगर यकीन इसलिए नहीं है कि जब से ये मेरे पास आया है तब से इसने अपना रूप नहीं बदला। हम इस कमरे से वापस जोगी के कमरे में आ गए। जोगी मुझे अपने खानदान और बस्ती वालों के बारे में बता रहा था। उसने मुझे बहुत कुछ बताया जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि सिर्फ रात के वक्त मैं नाग और उसके बच्चों को आज़ाद करा सकता हूँ, और उसके लिए मुझे पिंजरों की चाबी चुराना होगी। और इससे पहले परीशा नागिन को भी बुलाना पड़ेगा ताकि वो नाग को सब कुछ बताए, वरना अगर मैंने यूं ही उन्हें आज़ाद कर दिया तो ये ना हो कि वो बस्ती में किसी को जिंदा ना छोड़े। मैं वॉक का कहकर बाहर निकला और उसी जगह पहुंच गया जहां परीशा नागिन मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, तुमने तो आने में सुबह से शाम कर दी। मैंने कहा, वो इसलिए कि मैं मुकम्मल मालूमात लेने के बाद आना चाहता था। मैंने तफसील से उसे सब कुछ समझाया और अपना खदशा भी उसे बताया। वो बोली, तुम चाबी लेकर आधी रात को तैयार रहना, पहले मैं आऊंगी और अपने नाग को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद तुमने पिंजरा खोलना है। मैंने कहा, बात सिर्फ मेरी नहीं, वहां बस्ती में बहुत सारे लोग रहते हैं। तुम वादा करो किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बोली, फिक्र ना करो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम्हारी बात मानना मेरे दिल की मजबूरी है। मैंने उसके मर जाने वाले 2 बच्चों के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा और वापस चला आया। जोगी कमाल अहमद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, शाम के खाने के बाद वॉक करने की आदत है, बस थोड़ा दूर निकल गया। कमाल अहमद के 2 बच्चे थे, बेटा 8 साल का और बेटी 5 साल की थी। वैसे तो लोग बस्ती में सब जल्दी सो जाते थे, लेकिन मेरे साथ बातें करने के लिए कमाल अहमद काफी देर तक जागता रहा। रात के 10 बजे थे, लेकिन सिर्फ हमारे कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। उसने कहा था कि वो सुबह मेरे साथ नागिन को पकड़ने के लिए मेरे घर चलेगा। आज रात मैं उसका मेहमान था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसका नुकसान करने वाला था, मगर ये मेरी मजबूरी थी। इसी तरह मेरी जान भी उस नागिन से छूटनी थी। न जाने मेरे गम में अम्मी का क्या हाल होगा। मुझे अम्मी का ख्याल आ रहा था। 12 बजे जोगी को भी नींद आने लगी। वो सो गया। उसके पिंजरे की चाबियां मैंने देख ली थी, जहां रखी हुई थी। रात के 1 बजे मैं चुपके से उठा। मैंने चाबी उठाई, सांपों वाले कमरे में गया। परीशा नागिन के नाग के पिंजरे के करीब अपने असल रूप में बैठी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो इंसानी शक्ल में बदल गई। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर नाग ने अपना वादा वफा ना किया तो क्या होगा। मैंने सरगोशी की, तुमने वादा किया था कि यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बोली, मैंने नाग को समझा दिया है, तुम डरो नहीं, पिंजरा खोलो। मैं डरते डरते पिंजरे की तरफ बढ़ा। पहले मैंने बच्चों के पिंजरे को खोलने का सोचा। मैं कांपते हाथों के साथ पिंजरे को खोल ही रहा था। आवाज आई, रुक जाओ दानियाल। मैंने पलट कर देखा, दरवाजे पर जोगी खड़ा था। नागिन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं भागता हुआ आया और नागिन के सामने खड़ा हो गया और बोला, देखो तुमने वादा किया था। फिर मैं जोगी से मुखातिब हुआ, कमाल साहब, नागिन और इनके बच्चों को जाने दें, इनके बदले ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नागिन परीशा ने मुझे वादा किया है। जोगी ने कहा, और तुमने एक नागिन के वादे को सच मान लिया। मैं तुम्हें इनको यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। नागिन ने फौरन अपना रूप बदला। उसने अपनी लंबी दुम से जोगी को जकड़ लिया। उसका निचला धड़ नागिन का था, जबकि ऊपर वाला धड़ इंसानी था। वो चिल्लाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो? पिंजरे खोलो वरना इसे मार दूंगी। इसी अस्ना में जोगी के 8 साला बच्चे ने छुरी नागिन की दुम पर मारी। वो दर्द से बिलबिला उठी। जोगी का 8 साला बेटा हाथ में छुरी लिए खड़ा था।
नाग जोर जोर से पिंजरे की दीवारों के साथ अपना सर टकरा रहा था। नागिन ने दर्द की शिद्दत की वजह से जोगी को छोड़ दिया, लेकिन उसी लम्हे नागिन ने जोगी पर जहर फेंका। नागिन का जहर सीधा जोगी की एक आंख के अंदर चला गया। जोगी दर्द की शिद्दत से चिल्लाने लगा। शोर की आवाज सुनकर बस्ती के लोग भी वहां जमा हो गए। जोगी चिल्लाया, जहरीली नागिन, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगी, समझी। बस्ती के दो मर्दों ने जोगी को संभाला। नागिन ने फौरन नागिन का रूप धार लिया। मैं दरवाजे के करीब खौफ के मारे दीवार के साथ लगा खड़ा था। इतने में जोगी चिल्लाया, जहरीली नागिन, तेरे 2 बच्चे तो खुद ब खुद मर गए, मगर काश काश कि मैं तेरे सारे बच्चों और नाग को भी मार देता। उसकी मौत तो तुझे वैसे ही आधा मार देती। मैं अपना सर पीट कर रह गया। जोगी ने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। ये सुनते ही नागिन इंसानी रूप में आई और मुझसे बोली, तुमने मुझे ये नहीं बताया था। मैंने कहा, मुझे ये इल्म नहीं था, सच कह रहा हूँ, मुझे तो खुद अभी पता चल रहा है। वो गुस्से से बोली, आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरे नाग को आज़ाद कर दो, वरना यहाँ कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा, नहीं, ये मत करना, मैं करता हूँ। मैं आगे की तरफ बढ़ा, मगर परेशान नागिन ने उसी लम्हे अपना रूप बदला। उसने अपनी लंबी दुम को जोगी के बेटे की तरफ बढ़ाया और उसे जकड़ लिया। लोग चीखों पुकार करने लगे, बच्चा भी चीखने लगा। नागिन उसे घसीटते हुए अपनी तरफ ले आई थी। मैं चिल्लाया, नहीं परीशा, इसे छोड़ दो। उसने अपने ऊपर वाले धड़ का रूप बदला और इंसानी शक्ल में आ गई। बच्चा मुसलसल चिल्ला रहा था। जोगी की एक आंख से खून बह रहा था, जबकि दूसरी आंख से वो देख रहा था। वो बेटे की तरफ भागा, मगर दूसरे लोगों ने उसे पकड़ लिया। नागिन ने बच्चे के जिस्म को इतनी जोर से दबाया कि उसके हाथ से छुरी छूटकर वहीं गिर गई। नागिन चिल्लाई, उसने मेरे 2 बच्चों को मारा है, मैं तो सिर्फ एक को ही मार रही हूँ। तुम दरवाजा खोलो, इससे पहले कि वो बच्चे को डसती। मैं चिल्लाया, रुक जाओ परीशा, मेरे साथ गुजारे लम्हों की खातिर रुक जाओ। मैं झुका, मैंने छुरी उठाई और उसकी गर्दन में उतार दी। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। उसकी गिरफ्त बच्चे से कम होने लगी। बच्चा आजाद हो गया और उठकर भाग गया। वो जख्मी हालत में नीचे गिर पड़ी। वो हकलाते हुए बोली, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। मैंने कहा, हाँ, मगर कुछ मोहब्बतों का अंजाम शायद यही होता है। नाग पिंजरे में थोड़ी देर पहले जोर जोर से रेंग रहा था और पिंजरे के दरवाजे से अपना सर टकरा रहा था। खामोशी से बैठ गया। चंद लम्हे बैठा रहा, फिर पिंजरे में ऐसा गिर गया जैसे मर गया हो। जोगी बेहोश हो गया। लोग उसे ले गए। एक शख्स बोला, जल्दी करो, इस नागिन के जहर का तोड़ हमारे पास है। वो जोगी को शिफा खाने में ले गए। बच्चा रोता हुआ बाप के पीछे भागा। मैं घुटनों के बल नागिन के पास बैठ गया। वो आखिरी सांसें ले रही थी। बोली, चाहती तो तुम पर अपना जहर फेंक देती, मगर तुम्हें मारना नहीं चाहती। उसके बाद वो हिचकियां लेने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म बदलने लगा। मैं वहां से उठा और पीछे हो गया। वो नागिन में बदल चुकी थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। इतने में एक बूढ़ा जोगी आया और बोला, पुत्र, बाहर चले जाओ, ये मर चुकी है, हमें इसे उठाने दो। मैं कमरे से बाहर निकल आया। मैंने बाहर निकलते हुए नाग पर नजर डाली। वो बेहिस्सो हरकत पड़ा था। कुछ लोग और कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। एक शख्स बोला, लगता है नाग भी मर गया है। ये सुनते ही मैंने अपना दिल पकड़ लिया। जोगी कमाल साहब को होश आया तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और सारा अहवाल तफसील से बताया। मेरी दास्तान सुनने के बाद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मैं अपने घर चला आया। अम्मी बहुत परेशान थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर जिंदगी लौट आई, मगर परेशान नागिन के साथ किया वादा वफा न करने का गम कभी दिल से नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।